Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. Cengage मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की हम तैयारी आपको करवा रहे हैं। यहाँ पर हम बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली इसे कर रहे हैं क्योंकि आपका 11th-12th मैथमेटिक्स का जितना भी पूरा सिलेबस है उसे कवर करते हुए JEE एडवांस लेवल तक आपको ले जाया जाता है इन सिंगेज पैकेज की 5 किताबों के जरिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम हर एक बुक के हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं, उनके हर एक कंसेप्ट को सीखते हैं, उनमें दिए गए इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स उन्हें कंसोलिडेट करते हैं। एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं, रिविजिट करते हैं और बिल्कुल चैप्टर को एंड करते हैं JEE एडवांस्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। जैसे पैराबोला आपका चैप्टर है, इसका एक डिटेल्ड डिस्कशन हमने किया है अभी तक हर एक चीज़ को फॉलो करते हुए, और अब हम कर रहे हैं JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, मतलब हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं होती, कोई भी ऐसा ट्रायल वर्जन और पेड वर्जन जैसा सब्सक्रिप्शन खरीदने जैसा कोई मॉडल नहीं होता। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको टीम से कॉन्टैक्ट करना होगा। उसके लिए लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा जहाँ लिखा होगा गेट नोट्स। विद दैट स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज के लेक्चर की और देखते हैं क्या चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड होती हैं JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो कि पैराबोला आपके चैप्टर से हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। वापस से आपके सामने एक क्वेश्चन आता है IIT JEE 2011 का क्वेश्चन। बिल्कुल ये JEE एडवांस्ड का ही क्वेश्चन है। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं ठीक से समझूं तो यहाँ आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? आपका मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट होंगे। अब एक बात बताओ सर, एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है सर, बहुत ही स्टैंडर्ड सा पैराबोला है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। अब आप सिंपल सी एक बात बताओ, मुझे सारी बातें छोड़ो सर, आप तो एक पैराबोला अगर मेरे पास होता है क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इस पैराबोला पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल की इक्वेशन में आप क्या लिखते हो? मैं क्या लिखूंगा भाई? मैं कहूँगा नॉर्मल की जो इक्वेशन होगी, अगर मैं स्लोप फॉर्म में लिखना चाहूँ, है ना, अगर मैं स्लोप फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? हम लिखते हैं सर आपका mx, रियली सॉरी, आपका माइनस tx जो हुआ करता था, आप उसे क्या लिख देते हैं भाई? mx माइनस 2am। आई होप आपको याद आ रही हैं बातें। और क्या m सॉरी am क्यूब। आई होप आप ये बातें नहीं भूले हो। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये जो होती है आपकी नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में होती है, जिसे आप लिखते हैं y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, जो कि आपका अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में ले जाऊं तो y इज इक्वल टू माइनस tx प्लस 2at प्लस at क्यूब होता है, जहां पर हम ये जानते हैं कि आपका m और t का रिलेशन नेगेटिव साइन वाला होता है ना। यहाँ पर मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक एक छोटी सी गड़बड़ मैं कर रहा हूँ कि m और t आपके नेगेटिव साइन से रिप्लेस होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है ना। अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिखूँ तो जो कि m जो होता है वो आपका माइनस t के इक्वल होता है, तो वो माइनस tx प्लस 2at और प्लस 80 क्यूब, ये आपका फाइनली पैरामीट्रिक फॉर्म होता है, जो कि जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है ना। बस मुझे लगा कि शायद मैंने कोई गलत इक्वेशन कह दी है, तो आपको याद रहे हमने ये चीज़ें सीखी हैं। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है सर इस वाले पैराबोला में जहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो इस पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? मैं कहता हूँ सर, इस पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में जब मैं लिखूंगा तो वो कितनी होगी? y इज इक्वल टू mx माइनस a की वैल्यू 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 2m माइनस am क्यूब, a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा m क्यूब। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं। जब आपसे कोई कह रहा है कि ये जो नॉर्मल है, अब उसने ये तो नहीं कहा ना कि 9,6 आपका इस पर लाई करता है, उसने ये नहीं कहा आपसे कि 9,6 इस पर आपका लाई करता है। एनीवे अगर मैं चेक करूं तो क्या 9,6 इस पर लाई करता है? बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 9 इंटू 4 कितना? 36 और 36 का रूट 6, तो टेक्निकली 9,6 इस पैराबोला पर लाई करता है। तो मैं इतनी मेहनत किए बिना भी इसको एक आसान तरीके से निकाल सकता हूँ, बट चूंकि अब हमने इसको ऐसे सोचा है तो एक बार इस तरीके से भी करते हैं, वरना मैं इसको इस तरीके से भी सोच सकता हूँ, जो मैं एक और आइडिया आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से। एक बात बताओ, बहुत बेसिक सी बात बताओ, ये है आपका mx माइनस 2m माइनस m क्यूब। अब उसने ये नहीं कहा, प्लीज इस बात को सुनना है, एल बी आर नॉर्मल टू द पैराबोला, और L जो है वो पास होता है आपके 9,6 से। दो बातें हैं, इन दोनों बातों में फ़र्क है। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। आपके इस पैराबोला पर एक नॉर्मल आपने ड्रॉ किया,
वो नॉर्मल 9,6 से पास होता है। इसमें एक अलग बात है इस बात से कि आपने 9,6 पर एक पैराबोला पर 9,66 पॉइंट है उस पर नॉर्मल ड्रॉ किया। दोनों अलग अलग बातें, आप मेरी बात समझ रहे होगे। दोनों बातों का मैं फ़र्क आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और ये बात बहुत ज़रूरी है, ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स गलती करते हैं। मान लो ये आपका पैराबोला है ना, मैं यही पैराबोला एक बार ड्रॉ बनाता हूँ ताकि मैं आपको दोनों डिफरेंस समझा पाऊँ। और जैसे मान लो इस पैराबोला पर यहाँ कहीं ये पॉइंट है, कौन सा, 9,6, इस पर भी ये वही पैराबोला है, ये पॉइंट है 9,6। अगर कोई आपसे कहता है that you have drawn a normal to this parabola at the point 9,6, तो पैराबोला जो 9,6 पे बनेगा, जो पैराबोला पर नॉर्मल जो बनेगा 9,6 पर, वो ऑफ कोर्स यकीनन तौर पर ये होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? लेकिन मान लो इस पैराबोला पर कहीं ना कहीं कोई नॉर्मल है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इस पैराबोला पर लेट्स से कहीं ना कहीं कोई नॉर्मल है और उस नॉर्मल की लेट्स से खास बात यह है, उस नॉर्मल की लेट्स से खास बात यह है कि वो 9,6 से पास होता है। बस एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो जैसे कि एक नॉर्मल है और इस पर यहाँ पर जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है उसकी एक खास बात यह कि 9,6 से पास होता है। दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या बातें हैं? एक बात यह कि 9,6 पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया इस पैराबोला पर, और एक बात इस पैराबोला पर एक नॉर्मल है कहीं, मुझे नहीं पता कहाँ पर, वो कोइंसिडेंटली 9,6 से पास होता है। तो आपका क्वेश्चन है इस सिनेरियो पर बेस्ड नहीं है, आपका क्वेश्चन फिलहाल इस सिनेरियो पर बेस्ड है। हो सकता है आई डोंट नो, बट हो सकता है कि वो जो पॉइंट है 9,6 पर वहां पर भी वो नॉर्मल बन जाए, मुझे नहीं पता है। मतलब पैराबोला जिस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है वहां पर तो नॉर्मल है ही, और हो सकता है 9,6 पर भी वो नॉर्मल बन जाए, मुझे नहीं पता है। पर मुझे जो दिया गया है वो बस इतना कि एक पैराबोला पर आपने नॉर्मल बनाया और वो नॉर्मल 9,6 से पास होता है। तो 9,6 पर वो परपेंडिकुलर नहीं है टेंजेंट के, मुझे नहीं पता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि है ही नहीं, पर मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता। तो नहीं पता तो हम इस अप्रोच से इसे अप्रोच करेंगे। क्या सर कि आप तो इसके नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो, बिल्कुल लिख लिया। अब मुझे पता है ये जो नॉर्मल है 9,6 से पास होता है। ये जो नॉर्मल है 9,6 से पास होता है, तो 9,6 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवाते हैं। मैं x की जगह 9 और y की जगह 6 पास करता हूँ, तो ये 6 रखा या 9 रखा, तो सुनिएगा ध्यान से, सारी चीज़ें दल ला रहा हूँ। तो -m³ इधर आए तो कितना हो जाता है m³। एग्री करते हो आप इस बात से? -2m इधर आए तो कितना, +2m। mx मतलब कितना, -9m, क्योंकि यहाँ 9m होगा, जो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -9m। कोई तकलीफ तो नहीं है भाई। और एक छोटा सा काम y मतलब कितना, 6, जो कि ऑलरेडी इधर है, = 0। ये आपकी एक इक्वेशन बन रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जब ये आपकी एक इक्वेशन बन रही है तो सर ये तो ma³ की इक्वेशन बन रही है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बन जा रहा है m³ -7m + 6 = 0। अब अगर मैं m की वैल्यूज निकाल लेता हूँ तो मुझे इसके रूट्स पता चल जाएंगे। m की जब वैल्यूज पता चल जाएंगी तो शायद मैं आपको इसकी जो नॉर्मल की इक्वेशंस हैं वो फिगर आउट कर सकता हूँ। वहां तक जाने से पहले पॉइंट बस इतना सा है, वहां तक जाने से पहले हम ये जानते हैं ना, किसी भी एक पॉइंट से आप किसी भी पैराबोला पर मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो। ये शायद वही केस है, ये एग्जैक्टली वही केस है ना। पर मेरा मसला ये है कि सर अब m की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यूजुअली वो क्वेश्चन ऐसे डिजाइन करते हैं कि क्यूबिक आपकी अगर इक्वेशन आती है तो उनके रूट्स 0, 1, -1, +2, -2 +3 -3 ऐसे कुछ मिल जाते हैं। तो अगर मैं ट्राई करूं तो देखो सर 1 अगर मैं ट्राई करता हूं तो देखो 1 -7 + 6, 6 + 1 7, 7 - 7 0, यानी कि बहुत ध्यान से सुनना सर, अगर आप x की जगह इसमें 1 पास करते हो, अगर आप x की जगह इसमें 1 पास करते हो तो शैल आई से x - 1, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ x = 1 अगर आपने इसमें पास किया, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, x - 1 is going to be one of the roots of this equation। आप मेरी बात समझ पाए क्या? क्लियर सी बात है सर, x = 1 ने इसे सेटिस्फाई किया, so x - 1 is going to be one of the factors of this particular cubic equation। अगर वन ऑफ द फैक्टर्स x - 1 है तो क्या दूसरे 2 फैक्टर्स भी सोचे जा सकते हैं? बिल्कुल, 2 तरीके। या तो मैं कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन यहां पर लिखूं जिसको x - 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाए, या फिर इतनी मेहनत नहीं करना है तो आप पॉलिनोमियल का डिवीजन जानते हो, जहां पर आप इस पॉलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड करोगे और हम सीधी अपनी बेसिक सी प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम ये पॉलिनोमियल को
फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख देंगे, जिससे हम m की अलग अलग वैल्यूज निकाल लें। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यहाँ पर चूंकि मैंने वो x लिख दिया, वो x नहीं है, वो m है। मैं इसको और अच्छे से आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। आपका एक्सप्रेशन क्या है सर? आपका एक्सप्रेशन है m क्यूब माइनस 7m, है ना? ये क्या है? m क्यूब माइनस 7m प्लस 6। अब चूंकि इस पॉलिनोमियल का वन ऑफ द फैक्टर्स, ये पॉलिनोमियल किससे सेटिस्फाई हो रहा है? m की वैल्यू 1 से, यानी सर ये m माइनस 1 से डिविजिबल है। m माइनस 1 से डिविजिबल है मतलब मैं डिवाइड करके देखता हूँ। तो डिवाइड किया तो मैंने क्या किया? मैंने m स्क्वायर कोशेंट में लिया। तो m माइनस 1 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा m क्यूब माइनस कितना, आई एम रियली सॉरी, माइनस कितना m स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई परेशानी तो नहीं सर? अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इस वजह से अब जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या होगा? m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 6। डू यू ऑल एग्री विद दैट? सर थोड़ा और अगर इससे आगे बढ़ाया तो यहाँ पर मुझे चाहिए m स्क्वायर और यहाँ है m, तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँगा? m से मल्टीप्लाई करूँगा। डू यू ऑल एग्री विद दैट? सर जैसे ही क्या तो m इंटू m कितना सर? ये हो जाता है m स्क्वायर, और m इंटू माइनस 1 ये कितना हो जाता है? माइनस m, और यहाँ पर आप वापस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव। m स्क्वायर कैंसिल, माइनस 7m प्लस m कितना? माइनस 6m प्लस ऑफकोर्स कितना? 6। मुझे चाहिए माइनस 6m और यहाँ कितना है m, तो शैलाई से मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँगा? माइनस 6 है, तो माइनस 6m को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाता है? माइनस 6m, माइनस 6 माइनस 1 कितना? प्लस 6, और वापस जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस, ये नेगेटिव और ये कैंसिल होकर 0। क्या आपको पॉलिनोमियल का डिवीजन समझ आता है? ऐसा क्यों कर रहे हो सर? इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे बात ही निकल के आ रही है कि हम ये जानते हैं कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो ये आपका एक्सप्रेशन है कौन? m क्यूब माइनस 7m प्लस 6, इसे आप लिख सकते हैं m माइनस 1 टाइम्स कितना? m स्क्वायर प्लस m माइनस 6। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? अब मैं इस वाले पार्ट पर आ रहा हूँ, है ना? तो हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं m क्यूब माइनस 7m प्लस 6 को, जिसमें हमारा एक फैक्टर तो कौन आया है? m माइनस 1, दूसरा फैक्टर दो और जो आएंगे वो मैं निकाल कर चीज़ें आगे बढ़ाऊंगा। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ट्राई करते हैं सर, ध्यान से देखना। मैं अब दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ। दूसरा वाला पार्ट क्या है? m स्क्वायर प्लस m माइनस 6। तो ये तो सर क्वाड्रेटिक है, m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सर ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनका प्रोडक्ट हो माइनस 6, जिनका प्रोडक्ट हो माइनस 6 और जिनका सम हो प्लस 1, 3 और माइनस 2। देखो कैसे? m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से सोचना चाहा तो सर यहाँ से m कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा m प्लस 3, यहाँ भी m प्लस 3 चाहिए तो माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा m माइनस 2। तो सर आपके जो दूसरे दो फैक्टर्स आएंगे वो होंगे m माइनस 2 और m प्लस 3। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए m माइनस 2 और ऑफ कोर्स m प्लस 3। तो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से जो आपकी m की 3 वैल्यूज़ होंगी वो क्या क्या होंगी सर? एक मिलेगा आपको 1, एक मिलेगा आपको 2 और एक मिलेगा आपको माइनस 3। अब जो ये आपकी 3 वैल्यूज़ आई हैं 1, 2 और माइनस 3, ये आप यहाँ रिप्लेस करिए, आपके आंसर्स आपके सामने होंगे। क्या ये क्वेश्चन यहाँ तक पूरा समझ आया? आई थिंक इसके बाद अब बचा ही क्या है सर? अब तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो एक एक करके ट्राई करते हैं। अगर मैंने m की वैल्यू 1 ट्राई की तो देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू x, है ना? y इज इक्वल टू x, मैं m की वैल्यू 1 ट्राई कर रहा हूँ तो y इज इक्वल टू x। 1 ट्राई किया है यहाँ तो 1 और माइनस 2, मतलब माइनस 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? माइनस 3। तो y इज इक्वल टू x माइनस 3। सर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक काम करो, x और 3 को इधर लाओ तो आपका ऑप्शन है दिख जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये तो आ रहा है। अब मैं m की वैल्यू 2 ट्राई करता हूँ। जैसे ही मैंने m की वैल्यू 2 ट्राई की तो क्या दिखेगा सर? y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। यहाँ 2 ट्राई किया तो माइनस 2 इंटू 2 कितना? माइनस 4। ये कितना हो जा रहा है सर? माइनस 4, है ना? माइनस 2, अब ये कितना? 2 का क्यूब 8 और 8 के आगे माइनस लग रहा है तो माइनस 8, और माइनस 4 माइनस 8 कितना हो जाता है सर? ये हो जाता है माइनस 12। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा? माइनस 12। अगर ये कोई ऑप्शन में देखना चाहूँ तो सर देखो आप ध्यान से, आपको ऑप्शन डी दिखाई देगा, y माइनस 2x प्लस 12। डू यू ऑल एग्री विद दैट? सर इसी तरीके से अगर मैं m की वैल्यू माइनस 3 ट्राई करता हूँ तो m की वैल्यू जैसे ही माइनस 3 ट्राई की, फिर यहाँ पर माइनस 3 ट्राई किया तो देखो सर ध्यान से आपका क्या आएगा? y इज इक्वल टू माइनस 3x। अब यहाँ पर माइनस 3 रखा तो गौर से देखिए, माइनस 3 इंटू माइनस 2 कितना? प्लस 6।
-3 का क्यूब -27 का नेगेटिव +27, 27 + 6 आई होप 33 और +33 है ना। तो ये कितना आ जाएगा सर, ये होगा +33। क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है? आई थिंक सर आप आसानी से देख पा रहे हो, आपका ऑप्शन भी क्लियरली यही एक ऑप्शन है। ये बस इतना सा ही क्वेश्चन है, ये IIT JEE एडवांस्ड का बस इतना सा ही क्वेश्चन है, बशर्ते आपको ये बारीकियां पता हो। तो ये ना सिर्फ एक अच्छी तैयारी आपकी करवाती, बल्कि एक कॉम्प्रहेंसिवली डिटेल्ड नॉलेज, एक आपकी अवेयरनेस चेक करती है। एक एग्जाम हर एक पहलू को एक्सप्लोर करवाती हो। मुझे एक भी बात ऐसी बता दो जो शायद हमने ना पढ़ी हो, जो हमने गलती से भी ना पढ़ी। ये सब आपको पढ़ाया गया है, ये सब कुछ आपको सिखाया गया है, ये सब कुछ आपको बताया गया है। तो इसमें से क्या ऐसा है जो आपको नहीं आता है? ये हर वो चीज़ हमने पढ़ी है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, कहीं कुछ नहीं जाता है ना। अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक और मज़ेदार, एक और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जिससे करने से हमारे और दिमाग के तार खुलेंगे। तो इन तारों को खोलने में हमारी हेल्प करेगा एक क्वेश्चन, जिसमें हम चीज़ें अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, पहले उन पे बात करते हैं। सर P और Q हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन दिस पैराबोला सच दैट अ सर्कल विद PQ। ठीक है सर, पहले पैराबोला को ही सोच लेते हैं। y² = 2x आपका पैराबोला है ना। पैराबोला तो हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला ही चला आ रहा है, कौन सा, y² = 2x। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पर उसमें उसने कुछ हेर फेर किए हैं, उन हेर फेर पर हम बातें करेंगे। पर इस तरीके से चीज़ें हैं कि देखो भाई, ये है आपका y² = 2x आपका एक पैराबोला है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को समझने में, ये तो हम अब शुरुआत से समझते आए हैं। तो ये बात तो आप आसानी से जानना सीख गए हो, मेरे ख्याल से उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब आप क्या करना चाह रहे हो सर, इस पैराबोला में इस तरीके से P और Q कुछ पॉइंट्स है, सुनिएगा ध्यान से। एक डायामीटर PQ को ट्रीट करके अगर मैंने एक सर्कल बनाया, तो वो सर्कल आपकी वर्टेक्स से पास होता है पैराबोला की। क्या लाइन आपको समझ आई? वो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आप एक सर्कल बनाएं तो वो सर्कल आपके इस वर्टेक्स से पास होता है। तो मैं बस एक रैंडम सा सर्कल बना लेता हूँ है ना। मैं एक रैंडम सा सर्कल बनाता हूँ, यहाँ पर इसे PQ को डायमीटर की तरह ट्रीट करते हुए है ना। तो मैं अगर एक डायमीटर की तरह ट्रीट करते हुए इस वर्टेक्स पर कुछ बनाऊं, तो मैं ढूंढ तो नहीं पा रहा हूँ एक अच्छा सा डायमीटर, बट इसे थोड़ा छोटा अगर मैं कर दूं तो शायद बात बन जाए, या थोड़ा बड़ा कर दूं तो बात बन जाए। यही बस हमें फिगर आउट करना है। अगर थोड़ा बड़ा करूँगा इसे तो क्या बात बनेगी? हाँ सर, बात शायद बन सकती है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, ये आपके पास एक सर्कल है। अब सर इस सर्कल में ध्यान से आप नोटिस करो, अगर मैंने ये 2 पॉइंट्स जो ढूंढे हैं, ये जो 2 पॉइंट्स ढूंढे हैं, अगर मैं इसे एक डायमीटर की तरह ट्रीट करूं है ना, अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए लेट्स से कहूं P और इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए लेट्स से कहूं Q, तो आप खुद इस बात से सहमत होंगे कि सर देखो, आप P से मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ओरिजिन पर, ये क्या आप सभी को ये बात नोटिस हो रही है? और सिमिलरली मैंने परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉप किया था, ओरिजिन से उसे कनेक्ट किया है। परपेंडिकुलर तो वो होगा, ये हम प्रूव करेंगे कि देखो सर आप ध्यान से, अगर PQ इस सर्कल का डायमीटर है, तो इस सर्कल के डायमीटर से सर्कल की सरकमफेरेंस पर कहीं पर भी जो भी एक एंगल सबटेंड होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या आप सब इस बात से एग्री करते हो? सर आपका ये वर्टेक्स है, तो ये क्लियरली एक 90 डिग्री एंगल बनना तय है। आई होप आप सब इस बात को मानते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। आई होप यहाँ तक चीज़ें सॉर्टेड है। अब आप P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो क्या सर? अच्छा, एक और छोटी सी बात, अगर P और Q आपकी एक कॉर्ड है, अगर P और आपकी एक कॉर्ड है, आप निकाल सकते हो, वैसे प्रूव भी कर सकते हो, बट मैं वहाँ तक नहीं जाना चाह रहा हूँ, रिजल्ट पर हम बात करेंगे। अगर P और आपकी एक कॉर्ड है, P और Q से बनने वाली, जो कि आपकी वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है, तो सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर? सर P के कोऑर्डिनेट्स आप 80² 280 मान सकते हो, पर A है कितना? अगर आप 2 × 1 यानी 2 को 4A से कंपेयर करते हो तो A कितना आता है? 1/2, क्योंकि 2A मतलब 2 × 1 कितना होगा? 4A, तो ये कितना होगा? 2/4, 2/4 यानी 1/2। आई होप आप एग्री करते हो इस बात से, है ना। तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो P के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? आई होप यहाँ से आप देख पा रहे हो कि अगर मैं A की वैल्यू निकालूँ, है ना, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ आपके स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4AX से, तो आप देख पा रहे हो A की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। हम पढ़ते आए हैं 80² 280, तो कितना हो जाएगा? 1/2 × t²। मैं P को ले लेता हूँ t1² वाला पैरामेट्रिक फॉर्म, तो t1² 2AT1, तो 2 × 1/2, 1 × t1। डू यू ऑल एग्री विद दिस? सिमिलरली अगर मैं Q के कोऑर्डिनेट्स निकालूँ तो T2 वाले फॉर्मेट में क्या मैं कह सकता हूँ? t2²
अपॉन 2 कॉमा T2, फिर वही बात AT स्क्वायर कॉमा 2 AT2, AT2 स्क्वायर कॉमा 2 AT2, A कितना 1/2। इस तरीके से हम सोच सकते हैं। हम एक बात तो जान गए हैं सर कि आपका ओरिजिन पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड हो रहा है। एक छोटे से स्टेटमेंट का जवाब दो, क्या आप ये नहीं जानते हो कि अगर किसी भी पैराबोला की कोई कॉर्ड होती है और वो कॉर्ड आपकी अगर वो 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है वर्टेक्स पर, तो इसके पैरामीटर्स को लेकर मेरा ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड सा है कि आपके जो पैरामीट्रिक फॉर्म है ना T1 और T2, आपका ये जो P का पैरामीटर है T1 और Q का जो पैरामीटर है T2, इसमें T1 डॉट T2 तो -4 आना तय है। क्या हम ये जानते हैं कब? जब हम ये बेशक जानते हैं कि OP जो है आपका वो OQ पर परपेंडिकुलर है। तो P के और Q के जो पैरामीट्रिक वर्जन है T1 और T2, उनका प्रोडक्ट -4 आना तय है। मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी कहने या सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या इतनी बात से आप सब एग्री करते हो? अब इसके आगे क्या निकालना चाह रहे हो सर? आप इसके आगे क्या पूछना चाह रहे हो? एक बात का जवाब दो स्टूडेंट्स, आपसे क्या बोला गया आगे? अगर मुझसे बोला गया तो क्या? इफ P लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो P जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कोइंसिडेंटली उसे बनाया। फिर वो क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OPQ। आप देख पा रहे हो ये जो ट्राइंगल है OPQ, शायद इससे ही हम डील करना चाह रहे हैं। जो ट्राइंगल है OPQ, उसका एरिया उनके अकॉर्डिंग आता है 3√2, उसका एरिया उनके अकॉर्डिंग आता है 3√2। फिर कुछ बात पूछी जा रही है OP के कोऑर्डिनेट्स को लेके, है ना? OP जो आपका है, मतलब सॉरी P जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को लेके कुछ बात पूछी जा रही है। तो मैं ट्राइंगल OPQ का एरिया जो 3√2 है उसी पे डील करता हूँ। ध्यान से देखना, अगर आप चाहो तो यहीं पर इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो इस डेटा की हेल्प से, अगर आप चाहो, या फिर आप पहले एरिया का फॉर्मूला लिख दो, वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना, जैसा आपको ठीक लगे, कोई बहुत विशेष फर्क नहीं आने वाला है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखना, मैंने एक बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन देखा कि सर OP और OQ परपेंडिकुलर हैं। आप स्लोप अप्लाई कर लेना, आप कंक्लूड करोगे कि T1 T2 कितना होगा -4, आप निकाल लोगे, है ना? अब सुनना ध्यान से, ये हमने पढ़ा है क्योंकि ये बात हमने डिस्कस किया। परपेंडिकुलर स्लोप वाला थॉट लगाना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 रखना, आपको ये निष्कर्ष निकलता हुआ दिखेगा। ये हमने पढ़ा है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखो, हम क्या जानते हैं सर, हम यहाँ से कंक्लूड कर पा रहे हैं कि T2 जो है वो है आपका -4 अपॉन T1। तो T2 की जगह मैं रखना चाह रहा हूँ -4 अपॉन T1। आई होप आई कैन डू दैट। -4 अपॉन T1 का स्क्वायर कितना होगा? 16 अपॉन T1 स्क्वायर, और अपॉन में 2, तो 16 अपॉन T1 स्क्वायर अपॉन 2, तो हो जाएगा 8 अपॉन T1 स्क्वायर। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा 8 अपॉन T1 स्क्वायर। कोई आपत्ति तो नहीं है? T2 सर, T2 की जगह तो आप सीधे सीधे -4 अपॉन T1 रख दोगे, तो ये हो जाएगा कितना? -4 अपॉन T1। ये आपके Q के ही कोऑर्डिनेट है, बट T1 वाले वर्जन में, क्योंकि हम ये जानते हैं 90 डिग्री है। सारी बातें छोड़ो, बस एक बात का जवाब दो। बड़ा ही सिंपल सा है पार्ट, जिससे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप ट्राइंगल OPQ का एरिया कैसे निकालोगे? सर राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट लगाओ, तो हाफ तो हाफ है, तो हाफ को तो हाफ रखा। बेस कितना? बेस यानी OQ की लेंथ, और OQ की लेंथ कितनी होगी? 0 0 से टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। -4 अपॉन T1 का स्क्वायर प्लस 8 अपॉन T1 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो -4 अपॉन T1 का जब स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 16 अपॉन T1 का स्क्वायर। आप समझ पा रहे हो? प्लस ऑफ कोर्स कितना? 8 अपॉन T1 का स्क्वायर कितना? यह आ जाने वाला है सर 64 अपॉन T1 के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी T1 टू द पावर 4, और ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा आपका अंडर रूट में, जिसके ऊपर मैं पावर लगा देता हूँ 1/2। आई होप इससे कोई आपत्ति नहीं है आपको। इसी तरीके से अगर आप सोचोगे सर, तो अभी एक पार्ट और बाकी है। कौन सा? यहाँ पर भी तो आपको OP डिस्टेंस निकालनी है, बेस है, अब हाइट भी तो देखनी है। हाइट क्या होगा? T1 स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा आपका T1 टू द पावर 4 अपॉन 4, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस T1 का स्क्वायर कितना? T1 स्क्वायर, और इसकी भी पावर कितनी? इसकी भी पावर 1/2। और ये जो एरिया आपके अकॉर्डिंग आ रहा है, ये कितना है जनाब? ये है 3√2। ये कितना है सर? दिस टर्न्स आउट टू बी कितना? 3√2। अब बस इतना सा पार्ट है कि आपके पास T1 में एक इक्वेशन है जिसे आपको सॉल्व करना है, और T1 की वैल्यू फाइनली निकालनी है। आई थिंक इतनी सी ही बात है, बिल्कुल इतनी सी बात है। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, सुनना, या तो मैं इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करूं और T1 की वैल्यू निकालूं, वो मैं यहाँ रखूं, और फिर मैं फाइनली इन ऑप्शंस को चेक करूं।
एक और तरीका सुनना और समझना, मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पर कंपेयर करवाऊँ। कंपेयर करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको T1 यहाँ दिख रहा है और वो वैल्यूज़ आप यहाँ रख के देख लो कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही। दोनों तरीके आपके पास है और मुझे दूसरा तरीका ज़्यादा आसान लग रहा है। आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ, T1 की जो वैल्यू है जो कि मुझे y कोऑर्डिनेट में दिख रही है, वो यहाँ पर यही तो दी गई है आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? और अगर ये दिख रहा है सीधा सीधा सा सर, उस T1 की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे और आई होप आप क्या करोगे, ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी, ये आपकी T1 की वैल्यूज़ हैं, इनको यहाँ से उठाओगे और कहाँ रख दोगे, यहाँ, और इक्वेशन देख लोगे सेटिस्फाई होती है नहीं। पर उससे पहले मैं थोड़ा बीच का रास्ता लाना चाह रहा हूँ। बीच का मतलब थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आधा रास्ता इससे तय करवा लेते हैं, आधा ऑप्शन से, और बीच में कहीं ना कहीं हम मिल जाएंगे। आप मेरी बात समझ पाए? तो कोशिश करते हैं ढूंढने की बीच का कोई रास्ता। ये JEE एडवांस्ड का 2015 का क्वेश्चन है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ टफ नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट कि इसे सॉल्व करना है। और इसे देखकर घबराना मत, ये आसानी से आप सोच सकते हो, ये बहुत आराम से आप निकाल सकते हो अगर आप चीज़ें सीधे सीधे सोचो तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? जल्दी से बताइए। देखो अब सीधा सीधा थॉट है, मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो देखो सबसे पहले 1/2 उठा के इधर रखा, तो 1/2 जैसे ही उठा के इधर रखा है ना, मैं चाहूँगा कि मैं इसे यहाँ लिखूँ, तो हम इसे यहीं लिखते हैं, है ना। 1/2 उठाकर यहाँ रखा तो 3√2 × 2 है ना, तो कितना हो गया सर, ये आ जाता है 6√2 इज इक्वल टू। अब इस बात पे गौर करिएगा, बहुत ध्यान से देखना सर, बहुत ध्यान से देखना। क्या मैं पूरे एक्सप्रेशन में, है ना, इसके पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ पे 1/2 दिख रहा है सर, 1/2 अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या मैं स्क्वायर कर दूँ? तो आप इस तरफ स्क्वायर कर देना, तो आप इस तरफ भी स्क्वायर करना। तो जो आपका इस तरफ है, क्या वाला पार्ट आ रहा है, जो कि आपका आ रहा है कितना, जो कि आपका आ रहा है 6√2, इसका स्क्वायर कर लीजिए। जब 6√2 का आप स्क्वायर करेंगे तो 36 × 2 यानी कितना, 72। तो मैंने इस तरफ तो 72 लिख दिया है। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरे दिमाग में जो प्रोसेस चल रही है वो क्या, सुनिएगा ध्यान से। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, मैंने जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हुआ। अब मैं इसका स्क्वायर लिख रहा हूँ, मतलब बेसिकली 1/2 और 1/2 हटा दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। जब आप ये लिख रहे हो तो ये कितना आ रहा है सर, 16 + 64 और ये आ रहा है ना, तो 16/T1 स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, 16/T1 स्क्वायर प्लस, गौर से दिखेगा भाई, 64/T1⁴ है ना। और ऑफ कोर्स इसके साथ एक छोटी सी गड़बड़ मुझे दिख रही है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म में, राइट, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, T1⁴/4 है ना, ये प्लस नहीं है, प्रोडक्ट फॉर्म में है ना। यहाँ पर क्या दिखेगा भाई, T1⁴/4 प्लस T1 स्क्वायर है ना, ये कितना है, T1 स्क्वायर। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर बॉइल्ड डाउन। बस एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। 16/T स्क्वायर, 64/T1⁴, बहुत सही, T1⁴/4 और प्लस T1 स्क्वायर, और ये आपका 3 × ये 2 इधर आया तो 3 × 2 6 × √2 36 × 2 72, बिल्कुल सही। तो ये कुछ ऐसा है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, सीधी सी बात है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पर मैं कह रहा हूँ आप क्यों कॉम्प्लिकेट करना चाह रहे हो, आप बस इस इक्वेशन में आप देखो T1 क्या है, T1 ये है, T1 यानी P का y कोऑर्डिनेट, T1 यानी P का y कोऑर्डिनेट, यानी ये P ही तो है। तो मैं एक एक करके T1 की वैल्यूज उठाता हूँ, जो ऑप्शंस हमारे सेटिस्फाई कर रहे होंगे वही ऑप्शंस हमारे आंसर होंगे। बस एक तरीका नजर आ रहा है कि आप देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या। सर आप देखो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का स्कोप और है कि यहाँ से T स्क्वायर कॉमन लिया और यहाँ से T स्क्वायर कॉमन लिया, आपको दिख रहा है क्या? देखो सीधी बात है, 72 यहीं रखा, T1 स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो ये दिखेगा 16/1, यानी सीधा क्या दिखेगा, बस ये दिखेगा 16 है ना, प्लस ऑफ कोर्स ये कितना दिखेगा, ये दिखेगा 64/T1 स्क्वायर। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? इवन आप चाहते तो मेरे ख्याल से आप 16 भी कॉमन ले सकते हो, तो एक 16 भी कॉमन ले ही लेते हैं। तो जैसे ही मैंने 16 कॉमन लिया है ना, टेक्निकली मैं इस वाले पार्ट में से यहाँ से 16/T1 स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, है ना। तो 16 कॉमन लिया तो 16 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72/16। और यहाँ क्या बचेगा, सुनना, 16/T1 स्क्वायर कॉमन लिया, आई होप आप एग्री कर रहे हो उस बात से। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या बचेगा सर, 16 64 का होता है 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/T1 स्क्वायर। कोई तकलीफ या कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं? सर यहाँ पर देखो आप ध्यान से, यहाँ पर वापस जैसे ही आपने T1 स्क्वायर कॉमन लिया तो ये है आपका T1 स्क्वायर/4, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस ऑफ कोर्स कितना, 1।
आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो। T1 स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन आके कैंसिल, यहाँ से जो आपने 16 कॉमन लिया था वो यहाँ पर चला गया। अब 16 का 72 कितना टाइम? सर सीधी सीधी बात है, 8 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 8 का 2 टाइम्स और 8 का 9 टाइम्स, 8 का 16 2 टाइम्स और 8 का 72 9 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 9/2। ये कितना हो जाएगा सर 9/2। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? तो सर चीज़ें ऐसी कुछ मुझे दिख रही हैं, और अगर आप ध्यान से देखो, चलो इसको तो सिंप्लीफाई नहीं करते, इसे ऐसे ही छोड़ते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज मत, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेट मत करो, उसे सिंप्लीफाई करोगे तो भी कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे रख लो। अब एक बात बताओ, आपका T1 क्या है? सर T1 वो है P का ऑर्डिनेट, P का Y कोऑर्डिनेट। P का Y कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, है ना, ये जो पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, और बस एक बार ये चेक कर लो कि ये सब इसके पैराबोला की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहे होंगे, क्योंकि वो पैराबोला पर लाई करने वाले पॉइंट होंगे। तो अगर मैं y की जगह 2√2 रखता हूँ, तो देखो 2√2 रखा, तो 2√2 का स्क्वायर कितना? क्लियरली 4 × 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा 4, तो x की वैल्यू 4 है। ऐसे ही 3√2, 1/√2 और √2 आप रखकर देख सकते हैं, आसानी से आप वेरीफाई कर लोगे कि पॉइंट्स इस पर है या नहीं। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि मैं T1 की वैल्यू एक एक करके ट्राई करूंगा, और जब मैं ट्राई करूंगा तो मैं चेक करूंगा कि क्या 9/2 आ जाता है। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो हमारा आंसर वैलिड है। क्या आपको ये बात समझ आई? तो जैसे ही मैंने ट्राई किया, पहले क्या ट्राई किया? पहले हम ऑप्शन ए ही ट्राई करते हैं, 2√2। ध्यान से देखना, 2√2 जैसे ही मैं रखता हूँ, तो देखो ऑप्शन ए हम ट्राई कर रहे हैं, 2√2 रखते ही देखो यहाँ पे 2√2 रखा, तो क्या आ जा रहा है 4 × 2, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना 1/2। आप समझ रहे हो, 1 + 1/2 कितना 3/2। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है 3/2 इंटू, यहाँ पर भी देखो ये है 2√2, 2√2 का स्क्वायर यानी 4 × 2, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल मतलब क्या 2 + 1 यानी क्या 3, और 3 × 3 कितना 9, और 9/2 मुझे यहाँ भी दिख रहा है। तो बेशक सर ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट है। मैं ये कह रहा हूँ क्या सर इसका यही एक तरीका है? क्या ऐसे सारे ऑप्शन चेक करने होंगे? नहीं, आप चाहें तो इसे क्वाड्रेटिक में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। पर मैं कह रहा हूँ फटाफट आप देख सकते हो, क्यों क्वाड्रेटिक तक जाना, थोड़ा वो T⁴ में जाएगी चीज़ें, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ देखो, अगर मैं ट्राई करता हूँ 3√2, तो देखो 3√2 पर बात बनती है, नहीं 3√2 यहाँ रखा, ध्यान से देखना, तो ये जाएगा 9 × 2, 9 × 2 यानी 2/9, तो ये हो जाएगा 1 + 2/9। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। अच्छा, यहाँ से क्या मिलेगा 3√2 यानी 9 × 2, 2 से 4 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 9/2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 9/2 + 1। आप तो सीधे सीधे सोच लो, 1 तो 1 रहना है, ये जो भी है उसका रेसिप्रोकल यहाँ आना है। आप समझ रहे हो क्या? तो ये कितना आ जाएगा सर? ये हो जाएगा 9 + 2, 9 + 2 यानी 11/9। ये कितना आ रहा है सर? 11/9। आई होप आपको समझ आ रहा है। और ये कितना आ रहा है? ये भी आपका 9 + 2 आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है 11/2। सर बात नहीं बन पा रही है, बात तो गड़बड़ होगी। तो आई थिंक सर ऑप्शन बी तो आपका आंसर नहीं है। क्या ये आपको तरीका समझ आ रहा है? और सब फटाफट कैलकुलेट करके देख सकते हो, क्योंकि 4 ही आपके ऑप्शन से फटाफट। तो ऑप्शन बी तो नहीं है। 1/√2 ट्राई किया है ना, 1/√2 फिर मैंने ट्राई किया, तो यहाँ रखते हैं 1/√2। 1/√2 अगर रखा तो उसका स्क्वायर 1/2, 1/2 को ऊपर पहुंचाया, आई होप आप देख पा रहे हो, तो कितना हो गया 8, 8 + 1 कितना 9। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे सुनिएगा, 1/√2 यानी 1/2, 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई किया मतलब डिवाइड किया, तो कितना 1/8, 1/8 + 1, 1/8 + 1, तो कितना हो जाएगा 9 + 1/8, सॉरी 9/8, तो कितना आ जाएगा 9/8, मतलब 9 + 1 नहीं, वो होगा 8 + 1/8, जो कि क्या होगा 9/8, जो कि क्लियरली वापस मैच नहीं हो रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा। आई होप आप इस बात से एग्री करते हो कि ऑप्शन सी भी आपका आंसर नहीं है। ये बहुत फटाफट आप करके आसानी से वेरीफाई कर सकते हो। कहना है इसे सर ऑप्शन डी को चेक किया जाना चाहिए। √2 रख के मैं देखता हूँ, है ना। अगर मैंने √2 रखा तो ध्यान से देखो, √2 का स्क्वायर 2, 4/2, 4/2 कितना 2, तो 2 + 1 3, √2 यहाँ रखा तो √2 का स्क्वायर 2, 2/4 यानी कितना 1/2, 1/2 + 1 कितना 3/2, और ये भी कितना बन रहा है, ये भी 9/2 बन रहा है। मतलब ऑप्शन डी भी आपका आंसर होगा। बस उसमें एक चीज़ वेरीफाई कर लो, इसमें एक चीज़ वेरीफाई कर लो, क्या √2 पास करने पर y की जगह √2 पास किया तो √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा 1, तो हाँ 1 आ रहा है, तो आपका ये पैराबोला पर लाई करता है। और इस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस मार्क करेंगे, कौन कौन से, ए और डी। किसी भी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन? सर अगर ऑप्शन नहीं दिए हो तो कैसे करेंगे? तो ये क्वाड्रेटिक है, इसे सॉल्व करेंगे।
क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना कोई बहुत मुश्किल विशेष काम नहीं है। आप जानते हैं आप क्या करेंगे, आप 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसे कर दो, चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। आपको क्लिक करें, बहुत आसानी से आप सोच सकते हो। जैसे कि अगर दिक्कत आ रही है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, मान लो ऑप्शंस नहीं दिए हैं और चीज़ें सोचनी है, तो ये 9/2 लिखा हुआ है। अब अगर इधर मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या दिखेगा सर, ध्यान से देखो, मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो t1² / 4 + 1 है ना। पहले तो क्या दिखना तय है, t1² / 4 + 1 प्लस, आई होप ये आपको दिख रहा है, 4/t1² से मल्टीप्लाई किया तो ये क्लियरली इसका रेसिप्रोकल है, तो कितना बचेगा 1। तो ये क्या बचेगा 4/t1² और t1²/4, तो कितना बचेगा 1। तो ये तो 1 बनना तय है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और नोटिस करें तो एक और पार्ट आपको दिखेगा, क्या 4/t1² × 1, तो कितना बन जाएगा 4/t1²। ये कितना बन जाएगा 4/t1²। क्या आपको दिख रहा है एक सीधा सीधा क्वाड्रेटिक बनता हुआ। मैं क्या करूंगा सर, देखो ये 2 को इधर शिफ्ट किया तो 9/2 - 2, और यहाँ पर देखो आप ध्यान से, अब इस वाले पार्ट को देखो। इसको अगर सिंप्लीफाइड रखना है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, तो एक आसान तरीका बताता हूँ। चाहो तो t1 की पावर 4 में ले जा सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ यहीं से इसको खत्म कर सकते हो। आप चाहो तो 4/t1² को मान लो लेट्स से लैम्डा, तो ये हो जाएगा लैम्डा, ये 1/λ, और यहाँ से एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक, लैम्डा प्लस 1/λ। यहाँ से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा यहाँ रख देना, लैम्डा की 2 वैल्यूज आएंगी, वो यहाँ रखना t1², तो उससे t1 की 4 वैल्यूज आएंगी। टेक्निकली 4 नहीं आएंगी, कुछ ना कुछ कैंसिल होके आप t1 की 2 ही वैल्यूज पा रहे होंगे, और जो t1 की वो 2 वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पर आप वेरीफाई कर लेना, आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ही सेटिस्फाई करते हुए दिख रहे होंगे। कोई दिक्कत, और यहाँ ठीक ना लग रहा हो तो यहाँ पर रख के देख लो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, तब भी बात वही आनी है, कहीं नहीं जा रहा है क्वेश्चन। क्या आपको पूरा पार्ट समझ आ रहा है, दोनों तरीके क्लियर हैं कि अगर ऑप्शंस ना दिए हो तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके कैसे सोचना है। आई थिंक बहुत मुश्किल, बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट ये क्वेश्चंस नहीं है। हम बहुत डिटेल्ड मैनर में हर एक चीज़ पढ़ रहे हैं। हम JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी पैराबोला चैप्टर के, और इस तरीके से हम हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं, क्योंकि हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके कंसेप्ट पढ़ते हैं, उनके एग्जाम्पल्स करते हैं, इलस्ट्रेशंस के बाद हम एक्सरसाइजेस पर आते हैं, और फिर हम JEE एडवांस्ड के PYQ करते हैं उस चैप्टर के। उस तरीके से हर एक चैप्टर को थरली बाइंड अप करते हैं। ये हम सिंगेज मैथमेटिक्स बुक के थ्रू कर रहे हैं, जो कि 5 बुक्स का कलेक्शन है, जिसमें उन्होंने पूरा 11th 12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करते हुए आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपको करवाई जाती है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन पेड वर्जन नहीं है। आप हमारे नोट्स, ई बुक्स और PDFs के लिए टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप गेट नोट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ आपको दिखाई देंगी चीज़ें, आराम से आप चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिखिएगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से पैराबोला के JEE एडवांस्ड के PYQs हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस देखेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। वी आर कल्मिनेटिंग दिस। थैंक यू सो मच।